नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्री एक्सपर्ट आसिन में। दोस्तों, उद्यान विज्ञान की इस कड़ी में आज हम बात करेंगे रेखांकन की विधियों के बारे में या उद्यान के रेखांकन की विधियों के बारे में। दोस्तों, हम उद्यान के रेखांकन की विधियों से पहले कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे उद्यान की योजना के बारे में। दोस्तों, जब तक माना गया है कि किसी भी वस्तु या किसी भी कार्य को करने से पहले जब तक उसकी योजना कंप्लीट नहीं हो, उसकी योजना तैयार नहीं हो, वो कार्य करने में उतनी सफलता नहीं मिलती है। तो अगर हम योजना की बात करें दोस्तों उद्यान की, तो हमें मुख्यतः क्या क्या चीज़ें याद ध्यान में रखनी चाहिए। पहली चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि हम जिस हिसाब से जिस पौधे को बो रहे हैं उस स्थान पर वो उचित मृदा है या नहीं है। अगली अगर हम बात करें तो उचित या पर्याप्त मात्रा में पानी की व्यवस्था है अथवा नहीं। अगर हम तीसरी बात करें तो वहाँ पे जो लोकल मजदूरी है वो आपको कितनी अवेलेबल है। आपने ऐसे स्थान पर बगीचा लगा लिया जहाँ पे मजदूरी या आपको जो डेली वेजेस पे वर्कर्स की आवश्यकता पड़ती है वो बहुत ज़्यादा महंगी हो, तो आपके उद्यान के लिए वो हानिकारक या इन टर्म्स ऑफ मनी बात करें तो वो लॉस वाली हो सकती है। उसके बाद बात करें तो आपके वहाँ पे परिवहन का साधन होना चाहिए। अब दोस्तों, ये क्यों कि आपने ऐसे स्थान पर बगीचा लगा दिया जहाँ पे आपके परिवहन का साधन आते जाते नहीं है या ज़्यादा इजीली आ जा नहीं सकते, तो क्या होगा, मुख्य जो सड़क है उस सड़क से अगर आपका जो फार्म है बहुत दूर है और यहाँ तक वो परिवहन के साधन आ जा नहीं सकते, तो फिर आपको माल लोडिंग करने के लिए यहाँ तक का जो परिवहन खर्चा है वो परिवहन खर्चा और अधिक आने लगेगा। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि जहाँ तक हो सके उद्यान में परिवहन का साधन ध्यान में रखते हुए कि वहाँ तक किसी न किसी रूप में साधन चला जाए, ये हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद हम बात करें कि आसपास कोई कारखाना या ईंट का भट्टा नहीं हो, कारखाना अथवा ईंट भट्टा नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों, ये मुख्य चीज़ है। ईंट भट्टा तो बहुत मोस्ट चीज़ है, किस में पूछा जाता है, किस में ध्यान रखना चाहिए, तो मैंगो में तो स्पेशली आपको ध्यान ही रखना चाहिए कि 1.4 किलोमीटर की रेडियस में या इस व्यास में जहाँ पे ईंट भट्टा हो वहाँ पे आपको आम का बगीचा नहीं लगाना चाहिए। या जहाँ आप आम का बगीचा लगाना चाह रहे हैं, सपोज कीजिए आप यहाँ बगीचा लगाना चाह रहे हैं, तो आप कंप्लीट करें कि इसकी चारों दिशाओं में 1.4 किलोमीटर की व्यास में या रेडियस में आपका जो है ईंटों का भट्टा स्थापित नहीं हो। क्यों? क्योंकि यहाँ से निकलने वाली कारखानों या ईंट भट्टों से निकलने वाले जो हानिकारक केमिकल्स हैं वो किसी न किसी रूप में हमारे उद्यान को प्रभावित करते हैं। उसके बाद अगर हम बगीचा लगा रहे तो हम ये ध्यान रखें कि हमारी जो खेत की या उद्यान की जो है उसके हम सुरक्षा के क्या प्रबंध कर सकते हैं, सुरक्षा के प्रबंध का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं हो हमने बगीचा लगा दिया और वहाँ पे सुरक्षात्मक प्रबंध नहीं हो तो फिर जंगली जानवर है या आवारा पशु है वो आपके उद्यान को नुकसान पहुँचा सकते हैं। फिर आपको वहाँ पे क्या बना योजना में, आपको वहाँ क्या होना चाहिए, तो आपके पास वहाँ आवास की व्यवस्था भी होनी चाहिए। तो ये मुख्य चीज़ें थी। छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है, लेकिन हमें फिर भी ध्यान रखना चाहिए कि हम योजना बनाते समय या प्लानिंग करते समय क्या क्या ध्यान रखना चाहिए हमें। तो उचित मृदा का हम हमेशा ध्यान रखें। हम सॉइल टेस्ट करवाएं कि हम आंवले का बगीचा लगा रहे हैं तो क्या उसके अकॉर्डिंग वो सॉइल है, कि हम अगर आम का बगीचा लगा रहे हैं तो क्या वास्तविकता में वो सॉइल उसके अकॉर्डिंग है। या अगर हम आगे और बात करें डेप्थ ऑफ सॉइल, मृदा की गहराई, क्या मृदा की गहराई उस पादप के अनुसार या उस पौधे के अनुसार है। पता लगा आप आम का बगीचा लगाना चाहते हैं और उसकी डेप्थ ही 1 मीटर नहीं है, तो ऐसे में पूछा जाता है कि कम से कम कितनी डेप्थ होनी चाहिए मृदा की। तो हम जहाँ पे उद्यान लगा रहे हैं वहाँ पे हम हमेशा ध्यान रखें कि कम से कम मृदा की 2 मीटर गहराई होना आवश्यक है। ऐसे स्थानों का ही चयन हम उद्यान लगाने के लिए करें। उसके बाद दोस्तों, उचित व्यवस्था या पानी की जो है उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। किसकी? पानी की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए जिससे
हमें परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। उसके बाद हम बात करें कि हमें वहाँ लोकल परिश्रम या श्रमिक मिल जाए जिससे हमारी मजदूरी इजी पड़े। दूसरी अगला देखा जाए तो परिवहन के साधन भी हमें ढूंढने चाहिए कि परिवहन हमारा इजीली हो सके। उसके बाद हम जिस स्थान पर बगीचा लगा रहे हैं वहाँ पे कारखाने या ईंट भट्टे नहीं होने चाहिए। स्पेशल मैंगो के केस में तो बिल्कुल ईंट भट्टे नहीं होने चाहिए। क्यों? क्योंकि वहाँ से निकलने वाली SO2 और CO गैस से एक डिजीज होती है जिसे फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर कहा जाता है। ब्लैक टिप, काला सीरा या कोयलिया रोग इसकी वजह से होता है। अगला अगर हम बात करें तो सुरक्षा के हमारे प्रबंध होने चाहिए ताकि हमारे बगीचे को या हमारे उद्यान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके। और उसके बाद में वहाँ पे क्या एक विशेष व्यवस्था, आवास संबंधी व्यवस्था भी होनी चाहिए। दोस्तों ये सारी चीज़ें हो गई, उद्यान का योजना बन गई। अब योजना बनने के बाद में उसका हम करते हैं रेखांकन किया जाता है, या कौन सी विधि से हम वो बगीचा या उद्यान लगाएं इस बारे में बात होती है। अब योजना के बाद हम बात करते हैं उद्यान रेखांकन की। और उद्यान रेखांकन में हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि हमारी जो जमीन है उसका कंप्लीटली सदुपयोग हो, पूर्ण उपयोग हो, और प्रत्येक पौधे को पर्याप्त स्थान एवं प्रकाश मिले। ये हमें हमेशा ध्यान रखना है रेखांकन की विधियां करते वक्त, चयन करते वक्त, कि हमारी जो ज़मीन है, हमारा जो लैंड है, उसका प्रॉपर यूज हो, सदुपयोग हो, यूटिलाइजेशन हो। और उसके बाद हमें क्या ध्यान रखना है, प्रत्येक पौधे को पर्याप्त स्थान मिले और उसको पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था हो। अब ऐसा करने के लिए दोस्तों मुख्यतः 5 या 6 विधियां मानी गई है जिनका उपयोग हम रेखांकन की विधियों में करते हैं। उससे पहले दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रथम एवं अंतिम कतार में, उद्यान की रेखांकन की विधियों में प्रथम एवं अंतिम कतार में या अंतिम पंक्ति में पौधे की दूरी कितनी होनी चाहिए, अब दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। जैसे हम सपोज करें, एक उदाहरण दे देते हैं हम मैंगो या आम का, और आम के जो बड़े पौधे हैं, जो सामान्य पौधे जिनको कहा जाता है, 10 × 10 मीटर पे लगाया जाता है, यानी इसकी रो टू रो डिस्टेंस भी 10 मीटर होगी और इसकी प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस भी 10 मीटर होगी। अब दोस्तों ये एक बगीचा है, इसमें आपने ये लाइनें लगा दी। अब यहाँ पे क्या होगा, एक पौधा यहाँ लगेगा, एक पौधा यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, इस तरह दोस्तों ये पौधे लगने, और इन 4 पौधों को मिलकर ये वर्ग बनाएगी। इस विधि को हम कौन सी विधि कहेंगे, वर्गाकार विधि कहेंगे। अब दोस्तों जो क्वेश्चन है वो यहाँ का है या इधर का है, प्रथम या अंतिम पंक्ति से पौधे की दूरी कितनी होती है। अब खेत ये रहा, अब यहाँ से प्रथम पंक्ति की जो दूरी है, अगर ये 10 मीटर है दोस्तों, तो ये इसकी आधी 5 मीटर ही होगी। सदैव जितनी R × P रहती है उसकी आधी हमेशा प्रथम पंक्ति की दूरी रहती है। क्यों? क्योंकि अगर ये जो पौधा आपने यहाँ लगाया है, ये आधा इधर बढ़ेगा, इसे पूरा का पूरा 10 मीटर स्थान मिलेगा। फिर यहाँ वाला पौधा आधा इधर बढ़ेगा, आधा इधर, इसे भी 10 मीटर स्थान मिलेगा। फिर यहाँ वाला आधा इधर, इसको भी 10 मीटर, और फिर ये जो रहेगा आधा इधर और आधा इधर, इसको भी 10 मीटर बराबर स्थान मिलेगा। तो ये मुख्य लॉजिक है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम पंक्ति या अंतिम पंक्ति में पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखी जाती है, तो जो जितनी सामान्य दूरी रखी जाती है उससे हमेशा आधी दूरी रखी जाती है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप नोट डाउन कर लेना। उसके बाद हम पढ़ते हैं उद्यान के रेखांकन की विधियों के बारे में। अब दोस्तों अगर उद्यान के रेखांकन की विधियों की बात करें तो सबसे पहले जिस विधि का नाम लिया जाता है या जिस विधि को हम उपयोग करते हैं उसे कहा जाता है वर्गाकार विधि।
दोस्तों हम बात कर रहे थे वर्गाकार विधि की, और जहां तक वर्गाकार विधि की बात करें तो इसे सर्वाधिक सरल विधि और सर्वाधिक उपयोग में लाई जाने वाली विधि कहा जाता है। दोस्तों वर्गाकार विधि में हमेशा रो से रो या लाइन से लाइन की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी समान रहती है। मान लीजिए अगर लाइन से लाइन की दूरी 10 मीटर है तो पौधे से पौधे की दूरी भी हमेशा कितनी होगी, 10 मीटर होगी। अब जब दोनों ही विधियां समान, दोनों ही दूरियां समान है तो चार पौधे मिलकर एक वर्ग का निर्माण करते हैं, इसीलिए इसे वर्गाकार विधि कहा जाता है। सर्वाधिक उपयोग की जाने वाली विधि वर्गाकार विधि है, सर्वाधिक सरल विधि भी वर्गाकार विधि है। अब दोस्तों इसके न्यूमेरिकल की बात करें, क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है एक किसान 1 हेक्टेयर स्थान पर, मैं पूरा नहीं लिखूंगा, एक किसान है, क्षेत्रफल कितना है तो 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल है 1 हेक्टेयर और उसकी R इंटू पी है, R इंटू पी जो है वो 10 मीटर है, 10 गुणा 10 मीटर। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, एक किसान आम का बगीचा लगाना चाहता है, उसके पास क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर है और पौधे से पौधे एवं पंक्ति से पंक्ति की दूरी वह 10 मीटर रखना चाहता है, तो उसे 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल के लिए, तो उसे 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल के लिए कितने पौधों की आवश्यकता होगी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे हुए हैं, कभी कभी वर्गाकार के पूछे जाते हैं। जैसे जैसे हम आगे विधियां पढ़ेंगे उस हिसाब से हम डिस्कस करेंगे। अब दोस्तों बात की जाए कि इसका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला हमेशा दोस्तों आप याद रखना, पौधों की संख्या, फॉर्मूला जो है पौधों की संख्या बराबर, पौधों की संख्या बराबर क्षेत्रफल मीटर में, क्षेत्रफल वर्ग मीटर में बटेवा लंबाई इंटू चौड़ाई मीटर में। इसकी लंबाई भी मीटर में और चौड़ाई भी मीटर में लिखनी है, ये इसका फॉर्मूला। अब दोस्तों इस वैल्यू को अगर इस फॉर्मूले में हम डालें, 1 हेक्टेयर को जब हम वर्ग मीटर में बदलेंगे तो हमें पता है 100 इंटू 100 को हम 1 हेक्टेयर कहते हैं, और अगर वर्ग मीटर की बात करें तो 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होते हैं। अब ये वैल्यू यहाँ रखी जाए 10,000 वर्ग मीटर, उसके बाद इसकी लंबाई या पौधे से पौधे की दूरी कितनी है तो 10 मीटर, और प्लांट से माफ कीजिए पंक्ति से पंक्ति की दूरी कितनी है तो वो भी 10 मीटर। 1 0 से 1 0 और यहाँ 1 0, पीछे बचे 100। अगर किसान 10 इंटू 10 पे पौधा लगाना चाहता है तो उसे 1 हेक्टेयर में 100 पौधे की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये हो गया दोस्तों इसका न्यूमेरिकल सॉल्व कि अगर एक किसान 1 हेक्टेयर में बगीचा लगाना चाहता है और उसकी अगर R इंटू पी जो 10 इंटू 10 है तो उसको जितने पौधे आवश्यक होंगे, कितने पौधे आवश्यक होंगे तो 100 पौधे आवश्यक होंगे। इसी तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना, फॉर्मूला ध्यान रखना, यही फॉर्मूला आगे हर विधि में लगभग काम आएगा। अब दोस्तों अगली बात करते हैं हम दूसरी विधि की। अब दोस्तों वर्गाकार विधि के बाद हम बात करेंगे आयताकार विधि के बारे में। और आयताकार विधि में भी ज़्यादा कुछ परिवर्तन नहीं है, बस इतना सा आप मान सकते हैं कि इसमें लाइन से लाइन की जो दूरी होती है या पंक्ति से पंक्ति की जो दूरी होती है वो ज़्यादा होती है। तो अगर आपसे पूछ ले कि इसमें क्या फ़र्क है वर्गाकार और आयताकार में, तो वर्गाकार से आयताकार में पंक्ति से पंक्ति की दूरी जो होती है वो अधिक होती है और पौधे से पौधे की जो दूरी होती है वो कम होती है। इस वजह से क्या होता है, 4 पादप मिलकर एक आयत का निर्माण करते हैं, इसीलिए इस विधि को आयताकार विधि कहते हैं। अगर सूत्र की बात करें, फॉर्मूले की बात करें तो वही सूत्र है दोस्तों जो आपका वर्गाकार विधि में। आप यहाँ भी अगर कहीं क्वेश्चन पुट होता है तो देख लीजिए कि पूछ लिया जाए कि एक किसान 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में आम का बगीचा लगाना चाहता है और उसकी जो R इंटू पी है वो 10 इंटू 5 रखना चाहता है। अब दोस्तों यहाँ क्षेत्रफल हो गया 1 हेक्टेयर, R इंटू पी हो गई आपकी 10 गुणा 5, और 1 हेक्टेयर में उसे प्लांट कितने चाहिए ये क्वेश्चन पूछ रहा है, सीधी सीधी बात है। अब अगर इस वैल्यू को यहाँ हम रखें 10,000 भाजक 10 गुणा 5,
एक जीरो से एक जीरो कट गया दोस्तों, 1000 थे, 5 का भाग दिया 200। तो आपके अगर इस तरह का अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये इसका आंसर होगा कि जो पौधों की जो संख्या है वो आपकी इतनी रह जाएगी। अब दोस्तों अगर अगली बात करें हम तीसरी विधि की, तो त्रिभुजाकार विधि। अब त्रिभुजाकार विधि में क्या होता है, क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि ऐसी विधि जिसमें जमीन का कोई भी कोना बेकार नहीं जाता है, कौन सी विधि है, त्रिभुजाकार विधि है। 3 पौधे मिलकर किसका निर्माण करते हैं, त्रिभुज का निर्माण करते हैं। त्रिभुजाकार विधि के बाद हम बात करेंगे षटभुजाकार विधि के बारे में। और अगर षटभुजाकार विधि के बारे में पूछा जाए कि इसका अन्य नाम क्या है, तो दोस्तों याद रखना समत्रिबाहु त्रिभुज विधि भी इसे कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस विधि में जो त्रिभुज बनता है, एक त्रिभुज, उनमें तीनों भुजाएं समान होती, यानी पौधे से पौधे की दूरी बराबर रहेगी, तीनों भुजाएं समान होती, इसीलिए ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहते हैं, समत्रिबाहु त्रिभुज। और इस विधि को हम क्या कहेंगे, समत्रिबाहु त्रिभुज विधि कहेंगे। अब ये इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि त्रिभुजाकार विधि है, कहीं आप समत्रिबाहु इसमें नहीं ले जाएं। समत्रिबाहु त्रिभुज विधि कौन सी विधि होगी, तो षटभुजाकार विधि होगी, हमेशा ये ध्यान रखना। उसके बाद बात आती है दोस्तों इसमें कितने पौधे लगते हैं, यहीं से क्वेश्चन बनता है। षटभुजाकार विधि में वर्गाकार विधि की तुलना कितने पौधे अधिक लगते हैं, वर्गाकार विधि की तुलना में या विधि से कितने अधिक लगते हैं, तो याद रखना, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लेना, 15% अधिक लगते हैं। कितने अधिक लगते हैं, 15% अधिक रखते हैं। अब दोस्तों बात करें कि हम यहां से क्वेश्चन बनेंगे कहां से, सीधा सीधा आपसे उपनाम पूछ लिया षटभुजाकार विधि, इसी को इंग्लिश में हेक्सागोनल मेथड भी कहते हैं, हेक्सागोनल मेथड भी कहते हैं। अब आपसे या तो उपनाम पूछ लिया या आपसे पूछ ले कि वर्गाकार विधि की तुलना में कितने पौधे अधिक लगते हैं, 15% अधिक लगते हैं, या फिर तीसरी कंडीशन हो जाती है कि आपसे सीधा सीधा न्यूमेरिकल पूछ ले, ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं लेकिन फिर भी नॉर्मली न्यूमेरिकल पूछ ले कि एक किसान को 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में आम का बगीचा लगाना है, उसकी R/P 10 × 5 मीटर होगी, यानी एरिया बता दिया आपको, एरिया कितना है 1 हेक्टेयर। उसके बाद आपको बता दी R/P कितनी है, 10 × 5 मीटर। अब आपको बताने हैं कि हम विधि जो है वो षटभुजाकार विधि लेना चाहते हैं, प्लांट की संख्या कितनी आवश्यक होगी ये आप हमें बता दो। अब दोस्तों हम बताने के लिए हमें कहाँ चलना पड़ेगा, इसका कोई स्वयं का फॉर्मूला नहीं है, इसकी किसी विधि से तुलना की गई है, वहां से हमें इसके पौधे निकालने पड़ेंगे। अब इस विधि की तुलना कहाँ से की है, इस विधि की तुलना की है वर्गाकार विधि से। मतलब हमें कौन सा फॉर्मूला लेना पड़ेगा, पहले हमें वर्गाकार विधि का फॉर्मूला लेना पड़ेगा। हम वर्गाकार विधि के पौधे निकालेंगे और जितने पौधे वर्गाकार विधि के आएंगे उसका 15% एक्स्ट्रा निकाल के उसमें जोड़ेंगे, तब जाके हमारा षटभुजाकार विधि से कितने पौधे आए उसकी संख्या आएगी। देखिएगा दोस्तों ज़्यादा टफ नहीं है। अगर हम बात करें वर्गाकार विधि की तो हमारा एरिया, और एरिया 1 हेक्टेयर है और R/P कितनी है, 10 × 5 मीटर है। अब अगर हम बात करें कि कितने पौधे लगेंगे, तो 1 हेक्टेयर में अगर वर्गाकार विधि की बात करें तो कितने पौधे लगने हैं 1 हेक्टेयर में, 200 पौधे लगने हैं। अब दोस्तों हमें कितने निकालने हैं, 15% अधिक निकालने। किसके निकालने हैं, तो जो प्लांट वर्गाकार विधि से आए उसके हमें 15% निकालने हैं। तो 200 का 15 भाजक 100, और अगर हम 0 से 0 काट दें आंसर आता है 30। यानी वर्गाकार विधि से कितने पौधे अधिक लगने हैं, 30 लगने। अब भी तो इसमें वर्गाकार के भी जुड़ेंगे, वर्गाकार के जुड़ गए, अधिक कितने लगने, 30 लगने। टोटल अगर हम बात करें कितने लगेंगे तो 230 लगेंगे। वर्गाकार में कितने लग रहे थे, 200 लग रहे थे, ज्यादा कितने लगेंगे, 15%, कितने हुए 30।
टोटल षटभुजाकार विधि में इस आधार पर कितने पौधे लगेंगे, तो 230 पौधे लगेंगे। उम्मीद है दोस्तों ये जो न्यूमेरिकल है या षटभुजाकार विधि आपको कंप्लीट समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे पंचभुजाकार विधि के बारे में। बहुत इंटरेस्टिंग विधि है ये भी, इसमें भी न्यूमेरिकल पूछा हुआ है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एग्जामिनेशन में, और इसमें और भी बहुत सारी बार क्वेश्चन पूछे हुए हैं न्यूमेरिकल के अलावा। अब दोस्तों इस विधि को कौन सी विधि कहा जाता है, उपनाम क्या क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। इसको पंचभुजाकार विधि कहा जाता है, इसको पूरक विधि कहा जाता है, इसी विधि को इंग्लिश में क्विंकस मेथड भी कहा जाता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि ये होती क्या है। होता क्या है, ये 4 पौधे मिलके वर्ग का निर्माण करेंगे, यानी फिर हम तुलना किससे कर रहे हैं, वर्गाकार विधि से कर रहे हैं। विधि वर्गाकार है, हमने क्या ऐड कर दिया, वहां पे एक पौधा पे ऐड कर दिया, इसको मिला के पौधे कितने हो गए, 5। और इसीलिए इस विधि को क्या कहते हैं, पंचभुजाकार विधि कहते हैं। कौन सी विधि कहते हैं, पंचभुजाकार विधि कहते हैं। और ये जो हमने पौधा लगाया, ये हमने कौन सा पौधा लगाया, तो ये हमने पूरक पौधा लगाया या हमने सप्लीमेंट पौधा लगाया, इसीलिए इस विधि को कौन सी विधि कहा जाता है, पूरक विधि कहा जाता है, सप्लीमेंट्री मेथड कहा जाता है। क्यों, क्योंकि हमने जो बीच में पौधा लगा दिया वो कौन सा है, पूरक पौधा है, सप्लीमेंट्री पौधा है। अब दोस्तों इसके मेथड में हमने ये एक एक्स्ट्रा पौधा क्यों ऐड किया, इसके बारे में हम बात करेंगे कि अगर हमें लगाना ही था तो हम वर्गाकार में लगा देते, या हम पूरक पौधा कौन सा लगाते हैं, इसके पीछे क्या कारण है। कहीं आपसे पूछ लिया जाए कि निम्न में से कौन सा पौधा पूरक विधि में पूरक पौधे के रूप में लगाया जाता है। अब दोस्तों बात करें कि क्यों लगाया जाता है, तो जब हम 4 पौधे लगा रहे हैं, सपोज कीजिए आपने बगीचा लगा दिया आम का, और चारों पौधे किसके लगा दिए आपने, आम के लगा दिए, और आम आपका जो है प्रोडक्शन देने में कम से कम कितने ईयर लगाएगा, 3 से 5 साल लगाता है। अगर आपका ये पौधा 3 से 5 साल तक डेवलप होगा, उसके बाद में आपको फल देगा, आपकी आमदनी 5 साल में शुरू होगी, लेकिन आपका खर्चा इनिशियल शुरू हो गया। अब उस खर्चे को मिनिमाइज करने के लिए और एक्स्ट्रा इनकम शुरू करने के लिए हमें यहाँ पे पौधा लगाना पड़ता है। और कौन सा पौधा लगाते हैं हम, पूरक पौधा लगाते हैं। अब बात आती है पूरक पौधा कौन सा लगाएं, ऐसा पौधा कोई लगा दो आप कि आम लगाए और आम के साथ में ऐसा ही कोई पौधा लगा दो जो 4-5 साल में इनकम दे रहा हो, तो इन सेंस नहीं रहा आपके उस पौधे लगाने का। और अगर आपको पौधा लगाना है तो ऐसा पौधा लगाना है जो आपको 1 या 2 साल में फल देने लगे। तो ऐसे फल कौन से हो सकते हैं, केला हो गया, पपीता हो गया, और ये आपका फालसा हो गया। ये दिमाग में आप क्लियर रखना, पूरक पौधा लगा रहे हैं, हमें इनकम चाहिए, इनिशियल इनकम चाहिए, 1 साल में 2 साल में फल प्राप्त हो जाए। ऐसे पौधे कौन कौन से हैं, केला है, पपीता, फालसा है। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाए पंचभुजाकार विधि में पूरक पौधे के रूप में कौन से फ्रूट या कौन से पौधे लगाए जाते हैं, केला, पपीता और फालसा लगाया जाता है। अब दोस्तों बात आती है इसमें इसकी वापस इसकी तुलना जो है वर्गाकार विधि से की जाती है। पूछा जाता है पूरक विधि में वर्गाकार विधि से कितने पौधे अधिक लगाए जाते हैं। तो वर्गाकार विधि में, या माफ कीजिए, पंचभुजाकार विधि में वर्गाकार विधि से लगभग दुगुने पौधे लगाए जाते हैं। अब दोस्तों देखना, लगभग दुगुने की बात चल रही है, लगभग दुगुने वर्ड है, लगभग दुगुने, एग्जैक्ट दुगुने कभी नहीं। आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है 8 × 8 मीटर और 1 हेक्टेयर एरिया, यानी आपके जो पौधे लगते हैं वो 156 पौधे 1 हेक्टेयर में लगते हैं। अगर वर्गाकार विधि की बात करें, उदाहरण की मैं बात कर रहा हूं। अब आपको क्वेश्चन में दे दिया 156, 177, 277, 312 और यहां पे समथिंग कुछ 500 समथिंग था, जो भी मान लें आप। तो आपके ये आंसर हो गए 156, 506, 277 और 312। अब दोस्तों अगर हम बात करें, हमें एरिया दे दिया, हमें क्वेश्चन दे दिया कि एक किसान है
वो 1 हेक्टेयर में एक बगीचा लगाना चाहता है और उसकी जो R इंटू पी है वो 8 इंटू 8 है। ऐसे में अगर वो पंचभुजाकार विधि लेना चाहता है तो टोटल पौधे कितने लगेंगे। केवल मुख्य पौधों की बात नहीं हो रही, कुल पौधों की बात हो रही दोस्तों। अब अगर इसमें एक टर्मिनोलॉजी और है, इस क्वेश्चन से पहले ध्यान रख लेना, इन चारों पौधों को मुख्य पौधे कहा जाता है। कौन से पौधे? मुख्य पौधे। और इस पौधे को क्या कहा जाता है? इस पौधे को पूरक पौधा कहा जाता है। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया था एग्जाम में कि एक किसान 1 हेक्टेयर एरिया में, एक किसान एरिया कितना हो गया, 1 हेक्टेयर एरिया में बगीचा लगाना चाहता है और उसकी जो R इंटू पी है वो 8 गुणा 8 मीटर है और प्लांट भी उन्होंने बताया था क्वेश्चन में खजूर। उसके बाद बात करें कि वो पूरक विधि से पौधे लगाना चाहता है और पूरक विधि से पौधों की संख्या कितनी होगी और कुल पौधों की संख्या, कौन से पौधों की संख्या, कुल पौधों की संख्या कितनी होगी। उसने मुख्य नहीं पूछे, उसने पूरक नहीं पूछे, कुल पौधों की संख्या कितनी होगी। अब दोस्तों बात आती है, अगर हम वर्गाकार विधि की बात करें, वही एरिया हमने रख दिया 10,000 8 इंटू 8, ये जो आंसर आते हैं आपके 156 आते हैं। और वहां पे जो ऑप्शन में थे 156, 277, 312, 369। अब दोस्तों अगर हमें 156 की हमने देख लिया और अगर हमें इतना सा भी याद है कि पूरक विधि में क्या होते हैं, लगभग दुगुने लगते हैं। अब दोस्तों लगभग दुगुने में बात आती है 356, 156 का दुगुना जो होता है वो 312 होता है। तो फटाफट कहीं खींच के आप 312 नहीं कराओ, क्योंकि एग्जैक्ट दुगुने की तो बात ही नहीं की थी। डेफिनेशन भी क्या बोल रही है, लगभग दुगुने। और ये इसलिए बता रहा हूं 2 या 3 बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं इस तरह के। और अगर आपने इतना भी दिमाग लगा लिया, कहीं न्यूमेरिकल में अभी मैं बताऊंगा, फिर भी अगर आप कहीं उलझ जाते हैं न्यूमेरिकल में या आपको समझ में नहीं आता है, आप थोड़ा ढंग से देखना, एग्जैक्ट दुगुने नहीं, एग्जैक्ट दुगुने से जो कम होगा, लगभग दुगुने कौन से हैं, 277, लगभग दुगुने। अब इसमें 177 भी ऑप्शन में हो तो वो नहीं, क्यों, लगभग दुगुने के पास में कौन आ रहा है, वो ये मेथड आ रहा है। और इसका जो राइट आंसर था वो 277 था। और इसको हम अभी न्यूमेरिकल में करके देखेंगे। तो अब जो कुल पौधों की संख्या हो गई 277। अब मैं ये जो समझाना चाह रहा हूं वो ये है, कुल पौधों की संख्या 277, मुख्य पौधों की संख्या जो है वो 156। अब कहीं क्वेश्चन में आपसे पूछ ले कि पूरक पौधों की संख्या कितनी होगी, तो फिर पूरक पौधों की संख्या 121 होती है। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर या इसको न्यूमेरिकल वे में इसके फॉर्मूले के साथ देखेंगे कि क्या क्या इस पूरक। अब दोस्तों हम बात कर रहे थे कि पंचभुजाकार विधि या जो क्विंकस मेथड है, पूरक मेथड है, उसमें कितने फॉर्मूले काम आएंगे। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो उसमें 2 मोर फॉर्मूले काम आएंगे। पहला, मुख्य पौधे निकालने के लिए हमने पहले ही बात कर ली थी, मुख्य पौधे कौन से, यानी 5 पौधों में से जो मुख्य 4 पौधे लगे हुए उनको हम कौन से पौधे कहते हैं, मुख्य पौधे कहते हैं। बीच में लगे हुए को पूरक पौधा। अब मुख्य पौधे की बात करें, मुख्य पौधे किस विधि से निकलेंगे, वर्गाकार विधि से निकलेंगे। अब वही क्वेश्चन जो था वो क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख लेते हैं, एरिया 1 हेक्टेयर R इंटू पी 8 गुणा 8 और कुल पौधों की संख्या कितनी है, ये यहाँ पे पूछा हुआ है, कुल पौधों की संख्या। अब दोस्तों अगर हम बात करें, पहले हमें मुख्य पौधे निकालने पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि मुख्य पौधे निकालने के बाद ही हम वहाँ पे पहुँचेंगे। तो मुख्य पौधों की संख्या बराबर एरिया 10,000 8 इंटू 8। अब दोस्तों ये हुए कुल 156, यहाँ तक हमने पहले भी पढ़ लिया जस्ट। अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे और फॉर्मूला लगाएंगे ये। अब यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, कुल पौधों की संख्या, समझना इस फॉर्मूले को और कहीं नोट डाउन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, पूछे जाते हैं क्वेश्चन। मुख्य पौधे कौन से, ये। अब यहाँ पे तो ये आंसर तो पुट हो गया 156। अब बात आती है हमने कोष्टक के अंदर क्या लिखा है दोस्तों, कैपिटल L अपॉन स्मॉल l माइनस 1, कैपिटल W अपॉन स्मॉल w माइनस 1। अब दोस्तों इसमें हमने क्या चेंजेस किया है, ऊपर जो दोनों दिए हैं
ये खेत की लंबाई और चौड़ाई है, खेत की लंबाई और चौड़ाई है। खेत की लंबाई चौड़ाई अगर हम माने कि 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल है तो 100 तो उसकी लंबाई होगी, 100 ही उसकी चौड़ाई होगी। अब अगर हम यहाँ पे स्मॉल एल की बात करें तो यहाँ लाइन से लाइन की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी को मेंशन करना है। अब आपको ये क्वेश्चन पुट करना है कैसे। एरिया की बात करें, हम अगर खेत की लंबाई की बात कर रहे थे कितनी हो गई 100, भाजक आप पौधे से पौधे की दूरी की बात कर रहे थे कितना हो गया 8। अब हम वही बात करें खेत की चौड़ाई कितनी 100, भाजक पौधे से पौधे की दूरी 8 और आपका ये -1। अब दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, भाग देना है और एग्जैक्ट भाग नहीं देके लगभग यहाँ भी दुगुने लग रहे हैं और यहाँ भी थोड़ा लगभग आइडिया ही लगाना है। जो पूरा पूरा भाग जितना जा रहा है उतना ही देना है और पूरा पूरा भाग कितना जाएगा 12 8 96, 12 -1, 12 8 96, 12 -1। अगला इसे हम सॉल्व करने जाएंगे दोस्तों 11 गुणा 11 और 11 गुणा 11 होते हैं 121 और 121 प्लस अगर हम 156 की बात करें तो कुछ आंसर होता है 277। ये दोस्तों आपके जो आंसर है ये आंसर है कुल पौधों की संख्या। अब यहाँ पे दोस्तों कहीं क्वेश्चन पूछ ले आपको इसी तरह का क्वेश्चन देके मुख्य पौधों की संख्या, तब तो इतने लंबे तक जाना ही नहीं है, अपने को वर्गाकार विधि निकालनी है, सीधा सीधा मुख्य पौधों की संख्या होगी। अरे बात कर लें कि आपको पूछ ले पूरक पौधों की संख्या, तो ये जो दोनों का गुणा आना है ये है पूरक पौधों की संख्या। और कुल पौधे पूछ ले तो मुख्य पौधे और पूरक पौधों को जोड़ने से जो आंसर आता है लास्ट वो कुल पौधों की संख्या होती है। उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। फिर भी इससे संबंधित आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूजन क्रिएट होता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम हमारे वीडियो के ऊपर हमारे सोशल मीडिया लिंक्स डाल रखे हैं या हम मेरे व्हाट्सएप नंबर भी इस पे शेयर हैं, आप वहाँ पे मेरे से इस तरह का कोई भी न्यूमेरिकल उद्यान की रेखांकन की विधियों से संबंधित है या एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एग्रीकल्चर के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कहीं भी कोई भी समस्या आती है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अगली अगर बात करें दोस्तों हम समोच्च विधि या कंटूर मेथड के बारे में, तो इससे क्वेश्चन यही पूछा जाता है दोस्तों कहाँ पे उपयोग की जाती है, तो पहाड़ी वाले स्थानों पर या पहाड़ी क्षेत्रों में ऊंचे नीचे स्थानों पर जिस विधि का उपयोग किया जाता है उस विधि को कौन सी विधि कहते हैं, समोच्च विधि कहते हैं, कंटूर विधि कहते हैं। हमने एग्रोनॉमी में पढ़ा है कंटूर लाइंस समोच्च लाइंस क्या होती है दोस्तों। हम बात करते हैं, आप मान लीजिए ये आपका कोई पहाड़ी क्षेत्र है, अब यहाँ पे आपको अगर बगीचा लगाना है तो आपकी ना तो वर्गाकार विधि काम आएगी, ना आयताकार, ना त्रिभुजाकार, ना षटभुजाकार, ना आपकी पंचभुजाकार। आपकी विधि कौन सी काम आएगी, समोच्च विधि आएगी। अब आपको करना है क्या, समान ऊंचाई पर, समोच्च का मतलब क्या होता है, समान ऊंचाई पर आप इस तरह की बेड्स बनाएंगे, इस तरह की नालियां या इस तरह की आप जगह बनाएंगे, यहाँ पे आपके पौधे लगेंगे। इस विधि को कौन सी विधि कहा जाता है, इस विधि को कंटूर विधि कहा जाता है, क्योंकि कंटूर लाइंस पर बुआई की जाती इसीलिए इसी को कंटूर विधि कहा जाता है। इसी कंटूर को हिंदी में समोच्च कहा जाता है, इसीलिए इस विधि को कौन सी विधि कहा जाता है, समोच्च विधि कहा जाता है। अब यहां से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, निम्न में से किस विधि में सबसे कम पौधे लगते हैं, निम्न में से किस विधि में सबसे कम पौधे लगते हैं, तो सबसे कम पौधे जिस विधि में लगते हैं उस विधि का नाम है कंटूर विधि। इस विधि में सबसे कम पौधे लगते हैं। अगर एरिया की बात करें तो सबसे कम पौधे लगते हैं। अब यहाँ क्या होगा, 2 पौधे लगेंगे, यहाँ फिर 3 पौधे लगेंगे, यहाँ फिर हो सकता है आपको जगह ज़्यादा मिलेगी तो आपके 4 पौधे लगेंगे, यहाँ फिर 1 पौधा बढ़ सकता है। तो इस तरह से यहाँ पे पौधे लगाए जाते हैं और खेती की जाती है। तो ये जो विधि है ये विधि आपकी समोच्च विधि या कंटूर विधि कहलाती है। पहाड़ी क्षेत्रों में क्वेश्चन पूछा जाता है, पहाड़ी क्षेत्रों में सर्वाधिक उपयोगी विधि या किस विधि के द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में रेखांकन किया जाता है या उद्यान लगाए जाते हैं,
तो आपकी समोच्च विधि या कंटूर विधि के द्वारा लगाए जाते हैं। किन लाइंस पर लगाए जाते हैं? तो समान ऊंचाई की जो लाइंस होती है समोच्च लाइंस पे लगाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें कंटूर विधि और समोच्च विधि कहते हैं। और इस विधि में प्रति हेक्टेयर या क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे कम पौधे लगाए जाते हैं। तो दोस्तों यह था पूरा का पूरा उद्यान रेखांकन की विधियों के बारे में, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वर्गाकार विधि का फॉर्मूला मुख्य फॉर्मूला है और यही आधार है आगे चल के पूरी सभी विधियों में आपके पौधों की संख्या निकालने का। भले ही वो आयताकार विधि हो गई, भले ही वो षटभुजाकार विधि हो गई, और अगर पंचभुजाकार विधि की भी बात करें तो जो मुख्य पौधे निकलते हैं वो इसी मेथड के द्वारा निकलते हैं। तो दोस्तों इसको नोट डाउन करना और पूरे आपके नोट्स बनाना। कोशिश है कि आपके जितने भी टॉपिक्स यहाँ लिए जा रहे हैं वो आपको क्लियर होंगे। किसी भी तरह की आपको समस्या या आपको लगता है कि इसमें कुछ चीज़ रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, या मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भी आप पर्टिकुलरली किसी कन्फ्यूजन को क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं डेली शाम को 7 बजे आपके लिए नए नए वीडियोज़ लेके आ रहा हूँ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।